ये पहला मामला नहीं है जब बाल आश्रम या CWC पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। सोनीपत में नगर निगम के दावों पर हर बार बारिश पानी फेर देती है। गोहाना अंडर ब्रिज आधे घंटे की बरसात के बाद पानी के तालाब में तब्दील हो गया, जिससे आम जनता को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई तालाब नहीं बल्कि सोनीपत का रेलवे अंडर ब्रिज है, जो किसी नदी या तालाब से हालांकि कम नजर नहीं आ रहा। हल्की सी बारिश में प्रशासन के बड़े बड़े दावे बह जाते हैं। कुछ ऐसा ही सोनीपत में भी देखने को मिला, जब सड़कों पर लबालब पानी भर गया। पानी इतना कि सड़क पर चलते वाहन भी इसमें तैरते दिखाई दिए, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो देर रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। देख रहे हो इतना पानी भर रहा है यहाँ पे, ये लोग बाग भी परेशान होते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते सरकार भाई। और बिल्कुल एक तालाब बन गया, बिल्कुल तालाब बन गया ये। यहाँ से पब्लिक परेशान होती है आने जाने में। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं। अब रात से अभी तक ये पानी निकला नहीं है। ये पानी निकला नहीं है अभी। कोई निकासी, कोई व्यवस्था है? कोई नहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल इसी तरीके से रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर जाता है, लेकिन पानी की निकासी को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती। जो बन जाता है जब बारिश होती है, जब ही बन जाता है, कई घंटे भरा रहता है। कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है तो सही, वो चल रहा है। ये हाल सिर्फ आधा घंटा हुई बारिश के बाद हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर लगातार कुछ घंटे बारिश हो जाती है तो शहर का हाल क्या होगा। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि जिस अंडर ब्रिज में पानी जमा हुआ है, वो रास्ता सीधा पुलिस लाइन और लघु सचिवालय की तरफ जाता है। अधिकारी हर बार बारिश से पहले बैठक कर बड़े बड़े दावे करते हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, लेकिन जब बारिश आती है तो शहर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसके बाद जो आम जनता को परेशानी होती है, शायद दफ्तरों में बैठे अधिकारियों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। पलवल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फर्जी इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। तो वहीं रोहतक में भी नकली सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी धर्म बहन से पैसे ऐंठे। प्रदेश भर से चोरी, लूट और ठगी की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन बदमाश अब नए नए तरीके अपनाने लगे हैं कि कैसे लोगों से पैसे ऐंठे जाएं। पलवल और रोहतक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पलवल पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये नकली CIA पुलिस कर्मचारी बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने इस आरोपी को एक युवक से फेसबुक पर वीडियो वायरल करने के नाम पर हजारों रुपए की नकदी ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 2021 को इसने एक मरौली गांव का ड्राइवर था, वो अपने बिजली बोर्ड में रहता सोना, उसको इसने यहाँ सरायपुर के पास रोककर उसने अपने गांव की कोई लेडी रखी थी, पलवल से बिठा के लाया था। तो उसने उसको रुकवा, यहाँ पेशाब करने लग गया, उसको आगे रोक कर उसने तेरी वीडियो बना ली और वीडियो बना के उसको दबाव दिया कि मैंने तेरी उसकी वीडियो बना ली, तेरे इतना पैसे दे दे, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूँगा, तो वीडियो वायरल कर दूँगा। तो उससे इसने 10,000 रुपये डलवा लिए अपने खाते में और दबाव बना रहा था। और इसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, फर्जी पुलिस वाला के नाम बढ़कर इसने CIA फरीदाबाद के नाम से इसको दबाव बनाता था। अच्छा, मैं अपने आप को CIA का, अपने आप को एक पुलिस का CIA का जवान बताता था फरीदाबाद। अच्छा, और उसको दबाव बना के सकते। तो सर और भी मामले हैं इसमें? अभी इसको 2 दिन के पुलिस रिमांड में लिया है, अभी तफ्तीश जारी है। तो वहीं रोहतक में भी पुलिस ने ऐसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर नौकरी दिलवाने के नाम पर अपनी ही धर्म बहन से लाखों रुपए ठगे। आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर 13 लाख रुपए की मांग की। ये भाग गया दिल्ली, ये पंजाब में रहने लग गया लालडू। वहाँ से इसका पिताजी भी कहता रहा पैसे दे देंगे, पैसा दे देंगे, और उसकी पूरी जांच करके हमने 406, 420, 171 और 120 भी 506 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको
कल हमने इसका पिताजी पहले राजवीर पहले गिरफ्तार हो चुके हैं इसी मुकदमा में, और कल इसको 1 तारीख को सचिन को गिरफ्तार किया है इसी मुकदमा में। आज 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इसे रुपये रिकवरी करेंगे, वर्दी का पता लगाएंगे कहाँ से कैसे इसको न कराया, सारा मामला उजागर करने के लिए आज इसको 2 दिन का अदालत से पुलिस रिमांड पर लिया। वहीं मामले में सचिन ने 3 महीने के अंदर निशा को नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया था। निशा के घर वालों ने सचिन से नौकरी के बारे में पूछा तो निशा के घर वालों को जान से मारने और पुलिस में होने का रौब दिखाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 16 वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें इधर से उधर किया गया है। आपको बता दें, इनमें बड़े नामों की अगर बात करें तो शत्रुजीत कपूर हैं जिन्हें विजिलेंस का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही फरीदाबाद के नए कमिश्नर अब विकास अरोड़ा होंगे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से कुल 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति कहां और कैसे हुई। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शत्रुजीत कपूर को विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाया गया। राज्य अपराध के निदेशक मोहम्मद अकील को कारागार हरियाणा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पुलिस कॉम्प्लेक्स भौंसी के महानिदेशक देशराज सिंह को कमांडेंट जनरल होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस बनाया गया। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह अब एडीजीपी क्राइम पंचकुला राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक होंगे, जिनको ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग में जांच निदेशक एम रवि किरण को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी बनाया गया। आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी विकास कुमार अरोड़ा को अब फरीदाबाद पुलिस आयुक्त बना दिया गया है। हरियाणा आर्म्ड पुलिस मधुबन के आईजी हरदीप सिंह दून को हरियाणा मानव अधिकार आयोग चंडीगढ़ में जांच निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। आईजीपी सीटीआई होमगार्ड वाई पूर्ण कुमार को हरियाणा आर्म्ड पुलिस आईजी मधुबन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईपीएस गौरव को एएसपी असंध लगाया गया है। सिद्धांत जैन को एएसपी महेंद्रगढ़ लगाया गया। आईपीएस अमित को एएसपी इंद्री लगाया गया है। हेमेंद्र कुमार मीणा को एएसपी महम लगाया गया। कुलदीप सिंह को एएसपी नरमाना लगाया गया है। मेधा भूषण को एएसपी सापला लगाया गया। हिमाद्री कौशिक को एएसपी बादरी लगाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में जो मनोज यादव थे, पूर्व डीजीपी हरियाणा के, वो रिटायर हुए थे। उनकी जगह नए डीजीपी ने जिम्मा संभाला था। उसके बाद ये साफ था कि अब फेरबदल देखने को मिलेंगे और उसी का नतीजा है कि ये फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के विश्वविख्यात गीता ज्ञान के साक्षी अक्षय वट वृक्ष की वंश वृद्धि होने जा रही है। इसके बीज से बने पौधे अयोध्या समेत हरियाणा विधानसभा के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे। जब भी धर्म और संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहले धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का जिक्र होता है। आज भी लोग अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए हैं। ज्योतिसर में स्थित गीता उपदेश स्थल इस बात का गवाह है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण ये वट वृक्ष है जो इस ज्ञानोपदेश का साक्षी बना था और आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस वट वृक्ष की वंश वृद्धि होने जा रही है। इसके बीज से बने पौधे जल्द ही अयोध्या, बनारस, संसद भवन के नए परिसर और हरियाणा विधानसभा समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे। सारी दुनिया में, सारे देश में
वहीं सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की योजना बेहद ही सराहनीय है। जो परिसर है ऊपर जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का शाश्वत संदेश दिया, उस सारे परिसर को हमने खूबसूरत किया है। उसके ऊपर जो है वृक्ष आगे चलता रहे निरंतर, जितना उन्होंने नियमों के अनुसार जो हमें कहा क्षेत्र को हमने अच्छा कर दिया, वहाँ से पत्थर हटा दिया, वहाँ पर एक खूबसूरत ग्रिल लगा दी। पहले वहाँ पर लोहे का एक जंगला लगा हुआ था, जिसको हटाकर पत्थर की ग्रिल लगा दी, उसे सुंदर भी बनाया। और उसके अंदर आप अगर आज उस जगह का चित्र दें तो वट वृक्ष आगे कैसे चला, कैसे एरियल बुक्स के थ्रू नदी के अंदर उतरा, वो आपने वृक्ष है। ये हमारा एक साक्षी है गीता ज्ञान का। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का, तब ये हमें ये माना जाता है कि ये जो वृक्ष है ये ही साक्षी रहा है उस टाइम का। और पहले जब देखा जाता था, जब हम लोग जोगसर जाते थे, तो इसके ऊपर चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था संगमरमर का, जिससे कि इसको बहुत नुकसान हुआ और इसकी वृद्धि नहीं हो पाई। और अब जो सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि इसके चारों तरफ से चबूतरा उखाड़कर इसको प्लेन कर दिया गया है ताकि इसकी वृद्धि हो पाए। और इसके साथ इसके जो बीज है उसके ऊपर अनुसंधान कर और इसके जो वंश है उसको वृद्धि के लिए इसके पेड़ जो है सब जगह लगाए जाएंगे। तो ये गीता ज्ञान की हमारे ये जगह है, और इसकी ऊपर जो इसको पकड़ के जगह मतलब धार्मिक स्थलों पर पहुँचाएंगे, तो मेरे को तो ये इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जिसकी हद नहीं। और मेरे को उस दिन और ज़्यादा हर्ष होगा यदि इसकी एक पौध कहीं स्वर्ण मंदिर के आसपास लगाई जाए, तो मेरे को मैं परमात्मा से ये इच्छा रखता हूँ कि ये परमात्मा ऐसा काम भी करवा दे ताकि जिसमें हिंदू सिख भाईचारा भी बना रहे, मतलब और बड़े फूले। और मैं आज इसके आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ऐसा सराहनीय से कार्य करा दें, ताकि हम जो ये तो वैसे कर रहे हैं राम मंदिर में भी लगवाएंगे या और जगह पर भी लगवाएंगे, यदि ये भी करते हैं तो मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। अक्षय वट वृक्ष की वंश वृद्धि इस बात का संदेश है कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और ये सरकार का एक सराहनीय कदम है। पानीपत से विधायक के कार्यालय के बाहर से एक बीजेपी के पद अधिकारी की बाइक चुराने का मामला सामने आया है। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दो आरोपी बाइक को चुराकर फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा, कोई भी इसे देखकर यही सोचेगा कि ये बाइक इन्हीं शख्स की है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मामला पानीपत का है। तस्वीरों में नजर आ रहे इन दोनों शख्स ने विधायक प्रमोद विज के कार्यालय को ही निशाना बना लिया और दिन दहाड़े कार्यालय के बाहर खड़ी एक बीजेपी के पद अधिकारी की बाइक को मिनटों में चुराकर फरार हो गए। कार्यालय के बाहर बाइक खड़ी थी तो चोरी हुई है। एफआईआर हमने उसमें दर्ज कर ली, प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आई है, उसमें भी उनको लड़कों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों शख्स बाइक के पास आते हैं और पहले चारों तरफ देखते हैं कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा, जिसके बाद एक शख्स बाइक को स्टार्ट कर मिनटों में निकल जाता है और दूसरा सड़क के रास्ते फरार हो जाता है, जिसकी अंदर बैठे कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को कानों कान खबर तक नहीं लग पाती। वारदात का पता उस वक्त लगा जब बीजेपी का पदाधिकारी ऑफिस से जाने के लिए निकला तो बाइक गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी जब बाइक नहीं मिली तो ऑफिस में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो पता चला कि दो शख्स ने बाइक को चुरा लिया है, जिसके बाद बाइक मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने 2 नशा तस्करों को धर दबोचा। दरअसल पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है नशे के खिलाफ और इसी अभियान के तहत 2 अलग-अलग जगहों से ये गिरफ्तारियां की गई। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नशा तस्करों पर नजर बनाए हुए है।
एक बार फिर से क्राइम ब्रांच 19 ने 2 नशा तस्करों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। दरअसल नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच ने मुहिम चलाई हुई है और लगातार ऐसे तस्करों को पकड़ा जा रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज करमवीर ने दोनों ही आरोपी को पकड़ने को लेकर जानकारी भी साझा की। सीपी साहब के और डीसीपी साहब के निर्देशानुसार और नशे में रोकथाम के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी संबंध में हमने एक मनोज सनो मस्तराम है, वैसे गांव भेड्डी का रहने वाला है। इसका फादर पहले यहाँ रेलवे में नौकरी करता था काल का। ये अपने दोस्तों के पास ही रहता था, वहाँ हीरोइन वगैरह सप्लाई करता था। जो जैसे हमारी टीम वहाँ गश्त पे थी, एक लड़का जैसे पीछे जाने लगा तो उसको काबू किया। काबू करने के बाद उसके जो तलाशी ली गई, तलाशी लेने में उससे 4.16 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज करमवीर ने बताया कि आरोपी हेरोइन सप्लाई करने का काम करता था। आरोपी पुलिस की टीम को देखकर भागने लगा तो उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एक अन्य केस में हमारी टीम इंजौर में थी। एक लड़का सामने से आता हुआ दिखाई दिया, उसको काबू किया गया। काबू करने के बाद उससे जब तलाशी ली गई उसने जो नशीला पदार्थ को फेंकने की कोशिश की, उसको काबू करेगा। काबू करने के बाद जब उसे 450 ग्राम अफीम बरामद हुई उससे, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख के करीब होगी। जो ये लड़का नबीगंज यूपी का बिहार का रहने वाला है और अब यहाँ 5 साल से यहीं कालका में इसमें सैनी मोहल्ला में रहता था किराए के मकान पे, जो इस पे पिंजौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। अब पुलिस नशा तस्करों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का प्रयास ये जानना है कि आखिर नशा तस्कर नशा लाते कहां से थे और इसे सप्लाई कहां किया करते थे।